चलिए, हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स पे। फ्रेंड, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मशीन की वीडियो लाइट कट गई थी, इसकी वजह से वो एंड हो गया था। चलिए, तो पिछला क्लास जो आपका था टाइप ऑफ जनरेटर्स, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो टाइप्स ऑफ जनरेटर में हमने ये एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन तो देख लिया था कि कितने टाइप्स के होते हैं। आपका डीसी जनरेटर टू पार्ट में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट पार्ट आपका था डीसी जनरेटर का सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। दूसरा पार्ट था आपका फर्स्ट पार्ट आपका एज्यूम करिए कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। और दूसरा पार्ट था उसका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो पहले पार्ट को तो हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था जो पिछला लेक्चर था। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो ये तरीका है इनको डिवाइड करने का, ये ऑन द बेसिस ऑफ है कि आप किस तरीके से फील्ड कॉइल को एक्साइटेड कर रहे हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से मशीन को क्या किया, जनरेटर को बेसिकली डिवाइड किया है आपने, ठीक है। और उसमें भी हमने देखा था कि जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स होते हैं वो भी तीन तरीके से डिवाइड हो गए, क्योंकि सेल्फ एक्साइटेड का मतलब है कि आप फील्ड कॉइल को वही सप्लाई दोगे, ठीक है, जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो इंड्यूस होके आपके ब्रशेस पे आ रही है। तो अब इवन कनेक्शन अगर आप उसका सीरीज बना रहे हो तो वो सीरीज सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो जाएगा। अदरवाइज संट है तो संट सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बन जाएगा। या तो कभी कभी दोनों का मिक्स भी किया जाता है, मतलब जो कुछ टर्न्स को क्या कर दो आप सीरीज में कनेक्ट कर दो फील्ड कॉइल्स के, और कुछ फील्ड कॉइल्स के जो टर्न्स हैं उनको आप कनेक्ट कर दो सीरीज में। सम आर इन सीरीज, सम आर इन संट। तो इस तरह का जो होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब ये कंपाउंड वाले जो होते हैं ये बेसिकली टू पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक तो लॉन्ग संट कंपाउंड और दूसरा आपका हो गया था शॉर्ट संट कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो दोनों डिवाइड हुए हैं ये दोनों भी बेसिकली टू फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं। या तो ये क्यूमुलेटिव होते हैं, या तो क्यूमुलेटिव, और या तो डिफरेंशियल। तो अब इन्हीं सब का मैंने कहा था कि जब हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम बहुत आसानी से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम अब पहला स्टार्ट करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स। तो जो ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स है यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो कि आज का हमारा टॉपिक यही है। और इसमें आपको 5-7 टाइप्स के टोटल जो एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा का पूरा इस वीडियो में क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो अगर एक बार आप डिस्कशन समझे तो बाकी चीजें यहाँ नेटवर्क की हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपके डीसी मशीन का, और बेसिकली बहुत सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कवर करते हैं आपका अगला पार्ट। अगर फर्स्ट आपका है संट जनरेटर। संट जनरेटर बोलिए, या तो उसे संट एक्साइटेड डीसी जनरेटर बोलिए, या संट एक्साइटेशन, कुछ भी नाम उसका दिया जा सकता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ संट जनरेटर। When I am talking about shunt generator, what is the meaning of this statement? In this type of generator, we connect the field coil with the DC, with the supply. It means with the supply got from the brushes with parallel connection. It means the shunt connection. What is the meaning? You will provide the supply to this shunt coil. Let us assume, if you want to understand this one, let us make ये तो आपका एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आपने ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रखा है, और आर्मेचर का अगर ये पॉइंट मान लो ए है आर्मेचर, और ये वाला पॉइंट हमने किससे डिनोट कर दिया, ए डैश, यानी ए और ए डैश आपका क्या है, आर्मेचर है। तो देखिए आर्मेचर की जो कॉइल्स होगी उसके साथ आपकी ये जो फील्ड की कॉइल्स हैं ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है।
तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब कि जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वही जनरेटेड ईएमएफ इस फील्ड कॉइल के अक्रॉस भी होगा। और कितना जनरेटेड ईएमएफ होता है? जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो कितना होता है? पिछले क्लास में हमने ये चीज डिस्कस कर लिया था कि जनरेटेड जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो इज इक्वल टू, मैंने ईजी से दिखाया था, नॉर्मली मैं कभी ई भी लिख दिया करूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना, क्या था? फाई जेड एन पी डिवाइडेड बाई 60A। ठीक है, तो ये फार्मूला ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो एक्चुअल में मशीन के अंदर क्या हो रहा है जरा उसे समझने की कोशिश करिएगा। कि मान लीजिए कि ये आपका कोई कॉइल्स है, अब आर्मेचर कॉइल्स है तो मैं इस तरह से कोर नहीं दिखा रहा हूँ, बस कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और कॉइल के दो टर्मिनल पे कहीं तो कहीं आउट आएंगे और यहीं से क्या जाना है? ये किसको जाना होता है? ये टू लोड को जा रहा है। ये क्या जा रहा है? टू लोड। ये लोड को जाएगा क्योंकि इसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या जनरेट होती है? ये आर्मेचर कॉइल है। ये क्या है? आर्मेचर कॉइल। तो जब इस आर्मेचर कॉइल से आप लोड को कनेक्ट करोगे तो लोड जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये क्लोज्ड पाथ बन जाएगा और इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी उसकी वजह से, क्लोज्ड पाथ होने की वजह से, वहां पे एक करंट फ्लो होने लगेगी और वो लोड को सप्लाई करने लगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेटर? कि लोड को इसे सप्लाई करना है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि एक पोल भी तो रहता है। ठीक है, सबको पता है कि एक पोल भी ऐसे कुछ इस तरह से आपका अटैच होता है। तो इस पोल की वजह से यहाँ पे भी क्या होती हैं? आपकी कुछ वाइंडिंग्स होती हैं। लेट अस अज्यूम, अब वो नॉर्थ और साउथ पोल कैसे करना है वो मैं तरीका पहले ही आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दोज आर टाइप ऑफ मेथड्स हाउ कैन यू जनरेट द नॉर्थ पोल हियर, otherwise the south pole here. Just change its orientation if you want to change the vice versa. If you want to create here north pole, what you can do? Just show pole face rule. Okay, apply pole face rule. It means the clockwise current. If the current is clockwise flow, then you will got the south pole, otherwise you will got the north pole. I have mentioned in my lecture number, I don't know clear what is the lecture number, but you just go through the basic and find out my those lectures. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशंस, और अगर आप किसी चीज़ के लिए तो छोटे से छोटा और बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी के वीडियो को आप देख लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक्स, क्योंकि ये चीज़ें जब बेसिक्स क्लियर होंगी तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये फील्ड कॉइल्स है, इनको कनेक्ट करना है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जो पिछला हमारा जनरेटर था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, उसमें हम उसको किसी सेपरेटली डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे थे फील्ड कॉइल को, और वो फील्ड कॉइल एक्साइट होकर हर पोल पे क्या कर रही थी? फ्लक्स को जनरेट कर रही थी, और जिसकी वजह से फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा था। ठीक है, तो एक और प्रोसेस मैंने बताया था कि ऐसी प्रोसेस में जब ये एक सेल्फ एक्साइटेशन की एक मेन कंडीशन होती है कि जो भी पोल कोर होते हैं वो क्या होने चाहिए कि उनमें थोड़ा सा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। ठीक है, अभी वो प्रोसेस जब हम वोल्टेज बिल्डअप पढ़ेंगे कि किस तरह से बिल्डअप होता है वोल्टेज इसमें, तो वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, तो अब बताइए कनेक्शन करना है किसमें? शंट मतलब पैरेलल कनेक्शन करना है। कैसे करोगे? ये लोड को जा रहा है, तो ये लोड को जा रहा है तो क्या करिए कि एक पार्ट इसमें कनेक्ट कर दीजिए यहाँ से, और दूसरा पार्ट फिर क्या कर दीजिए? इस वाले से कनेक्ट कर दीजिए। यही तो है पैरेलल का मतलब, यही होता है कि कोई लाइन जा रही है किसी लोड को तो उसके पैरेलल करने का मतलब, जैसे आपके घर में भी सप्लाई होती है, दो वायर जाते हैं, एक वायर उस पे और एक वायर नीचे पे घर पे, आप कनेक्शन ले लेते हो। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी आपको करना है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि दोनों का जो भी कॉइल्स है, एक दोनों का एक एंड एक पॉइंट पे होना चाहिए और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे होना चाहिए। देख लीजिए है या नहीं है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा,
और जैसे ही हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो अब आप इसमें नेटवर्क थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से जो करंट डेवलप होगी, यहाँ पे सबसे पहले तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, टोटल इसके अक्रॉस जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रॉप भी होगा। देखिए जैसे ही आपकी कॉइल होगी और उस कॉइल में करंट फ्लो होना जब स्टार्ट हो जाएगा तो गाइज उस कॉइल के पास थोड़ा सा क्या होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, जिसकी वजह से जब उस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगी तो थोड़ा सा ड्रॉप होगा, तो वो ड्रॉप घटाने के बाद फिर वो सप्लाई वोल्टेज को मिलेगा। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए अब यहां से आप अगर केवीएल या कुछ भी लगाओगे तो वो तो हम अभी बाद में देखेंगे, फिलहाल यहां से जो करंट जाएगी आर्मेचर करंट उसका नाम होगा, और वो करंट फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक करंट तो कुछ करंट फील्ड को जाएगी, फील्ड कॉइल्स में, और कुछ करंट किसमें जाएगी, आपकी शंट कॉइल में जाए, सॉरी आपका लोड करंट जाएगी, यानी लोड की तरफ जाएगी। तो लोड की तरफ हमें मैक्सिमम करंट सेंड करना है, और आपको फ्लक्स भी चूंकि मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, फ्लक्स की अमाउंट भी मतलब इतना ज्यादा तो नहीं होती है, पॉइंट समथिंग मिली वेबर या वेबर ही एनफ होता है, ठीक है। तो उतने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फील्ड कॉइल्स को, इसलिए ये फील्ड कॉइल्स का अगर आप पैरेलल में कनेक्ट किए हो और आप चाहते हो कि आपका जो कॉइल है वो कम से कम करंट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तो यू हैव मस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दोज रेजिस्टेंस शुड बी हाई। इसलिए जो ये शंट कॉइल होती है, इस शंट कॉइल का हमेशा रेजिस्टेंस, जब डीसी शंट जनरेटर आप बनाओगे तो जो भी फील्ड कॉइल्स होंगी उनका रेजिस्टेंस क्यों क्या करना पड़ेगा, 50 ओम से 200 के ओम के बीच में क्या होता है, रखा जाता है। यानी जो शंट कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस, अब शंट कॉइल बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप डीसी जनरेटर सेलेक्ट कर रहे हो तो डीसी जनरेटर का मतलब शंट कॉइल या फील्ड कॉइल, उसे बोलो शंट कॉइल बोलो या फील्ड कॉइल बोलो, एक ही चीज है। शंट जनरेटर में उसे शंट कॉइल बोल सकते हैं, सीरीज में उसे सीरीज कॉइल बोलेंगे फील्ड कॉइल्स को। एक्चुअल में ये शंट कॉइल है क्या, फील्ड कॉइल ही है, या एक्साइटिंग कॉइल, दैट इज द सेम थिंग, बट अकॉर्डिंग टू द way of a connection we have to define its other name shunt coil, ठीक है। now अब 50 से 200 ओम है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। सिंपल है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे होकर जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि तीसरा पॉइंट यहाँ पे एक और ऐड करिएगा कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। number of turns should be large, ठीक है। अप्रोक्स लगभग 1000 के अराउंड होता है, 1000 टर्न, ठीक है, या 800 तो किसी, ये डाटा जो है ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, क्योंकि जब मैंने सारे बुकों को देखा था तो ये अप्रोक्सीमेट, अब वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, जब वो डिजाइन करेगा तो कितने एमएमएफ, इसकी डिजाइन कैसे होती है फ्रेंड, आपको पता है कि NIMMF क्या होता है, करंट इनटू टर्न, तो जितने एमएमएफ की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि इसके नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे, ये जो शंट कॉइल की बात हो रही है कि जब आप शंट जनरेटर बना रहे हो तो शंट कॉइल की आपको स्पेसिफिक वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा हो गया, तो अब इसके बाद बताइए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर इस फार्मूले पे आप जाओ तो अब थिकनेस क्या होगी, यानी अगर हम थिकनेस, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा ले लिए, थिकनेस और करंट क्या हो रही है, कम फ्लो हो रही है, तो थिकनेस क्या लेना पड़ेगा, थिकनेस क्या होगा, लेस होगा, थिकनेस क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। जो थिकनेस होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, थिन कंडक्टर होंगे। कभी कभी ये पूछता है, मतलब थिन कंडक्टर मतलब पतले वायर होंगे, थिन कंडक्टर, यानी जो डीसी शंट कॉइल आप ले रहे हो, शंट कॉइल, उसका अब उसके बारे में कुछ चीजें आपको जाननी है। पहले तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किन के बीच में होता है, और उसमें जो टर्न्स लपेटे जाते हैं उसके नंबर्स लगभग कितने होते हैं, और टर्न्स जो कॉइल जो
वायर होता है, कॉपर वायर ही टर्न बनाया जाता है, तो वो कॉपर वायर की जो थिकनेस होती है वो कम रखा जाता है, यानी थिन कंडक्टर आप यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो भाई? क्योंकि आप स्मॉल करंट उसमें फ्लो करा रहे हो, तो स्मॉल करंट के लिए थिन वायर भी एनफ है, ठीक है। अब कहोगे कि सर फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ज्यादा आएगा? तो देखो भाई, टर्न भी तो आपने इंक्रीज कर रखा है, 1000 टर्न ले रखा है, ठीक है। तो आपने लेंथ बढ़ा रखा है, देखो लेंथ आपकी इसके अकॉर्डिंग देखो, तो अगर लेंथ बढ़ी है और रेजिस्टेंस भी बढ़ा है, तो आपका मटेरियल के अकॉर्डिंग एरिया को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो, ठीक है। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल, थिन का मतलब क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया उस वायर का क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप यहाँ से भी उसे अरेंज कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो आपका फील्ड कॉइल्स हैं ये आपको इस तरह से लेना है। अब एक बात बताइए कि एक बार जब आपने फील्ड कर दिया तो जो इधर फील्ड फ्लक्स आईएफ है वो चेंज होगा क्या बारी बारी से? नहीं, आईएफ इस मशीन में चेंज नहीं होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसके नोट्स बनाते रहना सही से, ठीक है। चलिए अब ये डाटा कुछ मिटाता हूं मैं, थोड़ी सी चीजें। चलिए अब हम बात करते हैं फिर से कि ये जो शंट में जो आईएफ जा रही है, ये आईएफ क्या होती है? जो फील्ड करंट है ये लगभग क्या होती है? कांस्टेंट होती है। मतलब आप लोड को बदलिए तो आईएल बदलेगा, लेकिन ये पर फिक्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया ना आपने। आप फिर शंट कॉइल को बार बार चेंज तो कर नहीं रहे हो, एक बार मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, तो शंट कॉइल में जो फील्ड अब जा रही है वो भी पैरेलल में है। क्योंकि सीरीज में रहता तो क्या होता कि जैसे जैसे लोड बदलता तो फिर उसमें भी करंट बदलती और फ्लक्स चेंज होता। तो लेकिन यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से शंट टाइप अगर जनरेटर होता है तो अप्रॉक्स लगभग थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेकिन उसे नेगलेक्ट माना जाता है। हम एज्यूम करते हैं कि जो फील्ड करंट है वो कांस्टेंट है। अगर फील्ड करंट कांस्टेंट है तो हमें ये भी पता है कि जो फाई जनरेट होता है वो आईएफ की वजह से ही तो जनरेट होगा। ये बेसिक रूल पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। क्योंकि एमएमएफ आपके करंट से ही आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आपका कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है, देखिए फाई इज इक्वल टू, अगर आप बात करो तो आपका एमएमएफ और रिलक्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो रिलक्टेंस ये चूंकि कोर पे ही लपेटा गया है, तो कोर इसका आपको पता है कि रिलक्टेंस कम होता है, क्योंकि आप फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का कोर लेते हो। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? एमएमएफ और डिवाइडेड बाय, सॉरी रिलक्टेंस कर दीजिए, तो रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एमएमएफ डिवाइडेड बाय फाई। तो अब यहां से बताइए, ये रिलक्टेंस है, आरएल से डिनोट कर दे रहा हूं। एमएमएफ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। तो यहाँ पर जो आई है वो आईएफ है, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो फाई है। तो रिलक्टेंस आपका कम है, तो यहाँ से ये चीज तो मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स हो गई है, और ये भी मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स है, क्योंकि रिलक्टेंस एक बार आपने जो मटेरियल कोर यूज कर लिया है वो कोर भी तो आप बार बार चेंज नहीं कर रहे हो। तो अब यहाँ से आपका सिंपल ये चीज देखो निकल कर आ गई, यानी ये तो वैसे भी आना ही था। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा है आईएफ कांस्टेंट है तो फाई भी लगभग क्या हो जाएगी? कांस्टेंट होगी। और कौन सी मशीन में होगा? ये बेसिकली याद रखना कि डीसी मशीन में। मैंने ये पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया था कि अगर जैसे ही ये कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका जो जनरेटेड ईएमएफ है ई प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? केवल ओवरऑल प्रोपोर्शनल टू किसके? फाई कांस्टेंट हो गया तो केवल स्पीड पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ई का मतलब इजी है, कहीं मैं अगर ई लिख रहा हूँ या इजी लिख रहा हूँ तो ये मेरे स्टूडेंट जो आप लोग हैं तो ये समझ जाना, बार बार इजी लिखने से इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यहाँ पे जनरेटेड है बस, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिखा जा सकता है कि डीसी जनरेटर के लिए जब भी फार्मूला बनेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर सेकेंड टाइम में और E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 डिवाइडेड बाई N1। और यहाँ पे जो N2 और N1 होते हैं फ्रेंड, ये हमेशा आरपीएम में होते हैं। स्पीड जो होती है आरपीएम में होती है, जो फार्मूला है उसमें स्पीड हमेशा आरपीएम में लिखना। अगर कभी आरपीएम या आरपीएस दिया हो राउंड पर सेकेंड में, तो आपको पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फार्मूले को यूटिलाइज करने के लिए। तो एक चीज तो और समझ में आ गई कि आपका जो शंट जनरेटर होता है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? कांस्टेंट फ्लक्स मशीन भी इसे बोलते हैं। इसे आपको क्या बोलोगे? कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, कांस्टेंट
फ्लक्स मशीन, इसे दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैरेलल कनेक्शन की वजह से फ्लक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लोड को चेंज करते रहिए, आरएल मान लो रेजिस्टिव लोड है और ये रेजिस्टिव लोड यहाँ पे कुछ भी करते जाइए, चेंज करते जाइए, तो ये आईएल चेंज होगा लेकिन आईएफ चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या करिए कि केवीएल लगा दीजिए। तो अब अगर हम यूज इन केवीएल अगर इस सर्किट में यूज करते हैं तो आप आईएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आईएफ की बात करते हो तो आईएफ कैसे निकलेगा, इफ यू वांट टू फाइंड द आईएफ इज इक्वल टू क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए क्या है कि V है, सप्लाई जो वोल्टेज कर रहा है वो यहाँ पे V है, तो V डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई क्या, इसकी जो RSH। तो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, फील्ड करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। V क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इसमें जब इस तरह के मशीन होंगे तो उसमें क्या करना होगा, आपको ध्यान से देखिएगा जरा। इसमें केवीएल लगा दीजिए तो देखिए ईजी जो जनरेट होगा, यहाँ से एक जनरेट, उसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो जो ई जनरेट होगा, मैं इसको ईजी नहीं केवल ई लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करना कि ई और ईजी एक ही चीज है। तो ई इज इक्वल टू जो जनरेट होगी, यानी ई इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप किसमें, पहले तो आई ए और इनटू आर ए, ये ड्रॉप होगा, और प्लस अगर ये ड्रॉप के बाद जो वोल्टेज बचेगी वो आपका इसके क्रॉस अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो V को हमने V लिख दिया है, या तो अब V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मैंने रेजिस्टिव लोड ले रखा है, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, IL इंटू RL। तो ये जरूरी नहीं है फ्रेंड कि हर जगह रेजिस्टिव लोड ही लगा होगा, ये मैंने जस्ट एज्यूम किया था। तो आप बेसिकली ये फार्मूला लिख सकते हो कि ये आपका जनरेटर के केस में ऐसा होता है, या कुछ लोग इसको केवीएल लगा के V इधर लिखकर E माइनस भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो कुछ ड्रॉप इसमें हो जाएगा, उसी आर्मेचर कंडक्टर के रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप हो जाएंगे, और दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस अपीयर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, इफ ब्रश एंड ब्रशेस एंड कॉन्टैक्ट ड्रॉप, देखो ब्रशेस और वहां जो कनेक्शन होता है, ये कभी कभी दे देते हैं कि अगर ये भी ड्रॉप होता है तो देन क्या हो जाएगा कि जो EG होगा वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, V प्लस IARA, ठीक है, ड्रॉप इन आर्मेचर वाइंडिंग, और प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ठीक है ना, ब्रश ड्रॉप बस लिख दो, ब्रश ड्रॉप। तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा कि बस ब्रश ड्रॉप भी 1 वोल्ट है 2 वोल्ट है, तो आप इसे भी फॉलो करोगे। ये कुछ नहीं है फ्रेंड, ये केवीएल है, बस एक मशीन में यहाँ से देखना है, यहाँ से एक ईजी जनरेट हो रहा है, नहीं यहाँ से इसमें एक ईजी जनरेट होगा या ई जनरेट होगा। तो ई जनरेट होगा तो आप इस सर्किट को थोड़ा सा, आप इस वाले को इस तरह से भी तो बना सकते हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा दो, इसको आप आर दिखा दो, और इस तरह से थोड़ा सा, बट ऐसे डिनोट किया नहीं जाता हमेशा। इसका मतलब ये होता है, ये ऑलरेडी इसी में इंक्लूड होता है, तो जब आईए जाएगा तो इसमें भी होगा, और यहाँ से इजी जनरेट हो रही है, तो आप इस तरह से वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हो। आया कहाँ से, केवीएल, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका डिस्कशन किया है, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप तो हो चुका है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है।